जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका डीप इंडिया नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज अपन जो टॉपिक लेके आए हैं वो सिजोफ्रेनिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो या आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, दोनों में ही ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, साइकेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। और दिक्कत भी इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को जो आती है वो इसके टाइप्स की दिक्कत आती है, टाइप समझने में दिक्कत आती है। लेकिन मैं आपको इतने सरल तरीके से समझाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हिंदी में भी है, तो जीएनएम वाले जो बच्चे हैं या हिंदी में पढ़ना जो चाहते हैं वो बच्चे आराम से इसको समझ सकते हैं। और साथ साथ में इंग्लिश वाले अगर बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम से, तो बच्चों के लिए इसके नोट्स भी है इंग्लिश से अलग से, जो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। हिंदी में भी मिल जाएंगे और इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, जैसे एज इट इज़ रहेंगे बिल्कुल, तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं शुरू से इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन से पहले अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बारे में या इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बात करें सबसे पहले जो नाम दिया सिजोफ्रेनिया, वो एक वैज्ञानिक था स्विस कंट्री का, जिसका नाम था ईगन ब्लूलर। इसने दिया था 1908 में इसका नाम, है ना। इंग्लिश में इसको कॉइन कहते हैं, कोई किसी चीज़ का नाम देता है तो उसको कॉइन कहा जाता है। और जो ये वैज्ञानिक ने इसको दो भागों में बांटा था। इसको ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। बात करें अपन सिजोफ्रेनिया की, तो सीजो और फ्रेनिया। सीजो का मतलब होता है स्प्लिट यानी कि दरार, और फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड। माइंड का मतलब होता है रिलेटेड टू बिहेवियर, यानी कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में गड़बड़ आती है। किस में आती है? व्यवहार के अंदर। देखो इस सीजो, सीजो का मतलब दरार, दरार मतलब एरर आना। और दूसरा है फ्रीनिया मतलब माइंड, माइंड से का मतलब होता है बिहेवियर से या व्यवहार से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, व्यवहार में ही प्रॉब्लम आ रही व्यक्ति के, वो मेनली इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कुछ एपिडेमियोलॉजी, यानी कि इसके कुछ ऐसे फैक्ट। जैसे कि पहला फैक्ट है इसमें, मेंटल हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आए हैं, कुल पेशेंट नए केस आए हैं मेंटल हॉस्पिटल में, नए एडमिशन हुए हैं, उनमें से 15% जो पेशेंट रहेंगे वो इसी डिजीज के रहेंगे, सिजोफ्रेनिया के रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी उम्र को ये प्रभावित करती है, तो ये जो प्रभावित करती है वो 15 से 25 एज ग्रुप को ज़्यादा प्रभावित करती है, यानी कि इस उम्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। और बात करें रेशो की, तो फीमेल वर्सेज मेल का जो रेशो रहता है इसमें, वो रेशो रहता है फीमेल वर्सेज मेल का जो रेशो रहेगा वो रहेगा 1:1, मतलब ये समान रूप से रहती है 1:1। ठीक है, यानी कि ये समान रूप से प्रभावित करेगी, महिला में भी और पुरुष में 50-50% होने के इसके चांसेस होते हैं। तो ये आपको कुछ पॉइंट हैं जो कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी डेफिनेशन की। अब पढ़ेंगे अपन इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन में देखो आपको ये 4 वर्ड है, मैंने बैट से इसकी बनाई है। सबसे पहले बैट से मैंने इसको बनाया है कि इसको आप कैसे याद रख सकते हो डेफिनेशन को, BAT और एक और लगा लो E, बैट। ठीक है, तो 4 चीज़ें इसके अंदर सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलती है। बी फॉर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिहेवियर, बी फॉर बिहेवियर, ए फॉर अफेक्ट, ई फॉर इमोशन और टी फॉर थिंकिंग। ये 4 चीज़ें इसकी डेफिनेशन में आती हैं कि ये व्यक्ति की 4 चीज़ें इसमें या पेशेंट की 4 चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। पहला बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरा अफेक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, तीसरा इमोशन डिस्टर्ब हो जाएगा और लास्ट थिंकिंग। अब बिहेवियर मतलब व्यवहार, व्यवहार का मतलब होता है कि व्यक्ति एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करता है। एक दूसरे में जब रहता है, हम सोसाइटी में रहते हैं तो ऐसा तो है नहीं अकेले रहेंगे, लोगों से मिल के रहता है, प्रेम से रहता है या गुस्से से रहता है, तो इसके अंदर जो व्यवहार होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, मतलब उसका व्यवहार अव्यवस्थित हो जाएगा। नेक्स्ट अफेक्ट, दो होते हैं, एक अफेक्ट और एक इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है कि हम जहाँ इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट हमें कितना प्रभावित कर रहा है, वो कहलाता है अफेक्ट। हम अगर इन्वायरमेंट से प्रभावित हो रहे हैं तो वो कहलाएगा अफेक्ट। और इन्वायरमेंट में यानी जो रहने वाले व्यक्ति हैं या जीव हैं उनको हम किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा इफेक्ट। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें अफेक्ट भी बिगड़ जाता है, यानी कि व्यक्ति का खुद का व्यवहार, इसके अंदर खुद का रिएक्शन जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है।
ठीक है। खुद का एटीट्यूड की बात करें वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट इमोशंस। इमोशंस का मतलब होता है भावना है, यानी कि रोना, गाना, हंसना, खेलना, मना, ये सारी क्या है भावनाएं हैं। ये सारी भावनाएं उसकी बिगड़ जाती हैं, उसको पता नहीं रहता कब हंस रहा है। जहाँ हंसना चाहिए वहाँ रोएगा, वहाँ रोना चाहिए वहाँ हंस रहा है। ठीक है। जहाँ शांत रहना चाहिए वहाँ बोल रहा है, जहाँ प्यार दिखाना चाहिए वहाँ गुस्सा दिखा रहा है, जहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए वहाँ प्यार दिखा रहा है। तो उसका जो इमोशंस है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट है थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता। तो उसमें उस थिंकिंग की, सोचने समझने की या डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है कि ये प्रॉब्लम है, तो वो सोचना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। तो ये चीज़ें सारी इसकी डेफिनेशन में अपन लिखेंगे क्या करके। जैसे मैंने लिखा है कि सिजोफ्रेनिया जो है, इसको बात करें हम तो एक और नाम दिया गया है हिंदी में, इसको मनोविकलता या विखंडित मानसिकता कहा जाता है। ठीक है। ये एक क्या है, ग्रुप बीमारी है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए क्या कहा है, ग्रुप डिसऑर्डर कहा है, ग्रुप में मेंटल डिसऑर्डर कहा गया है, जो किसी व्यक्ति के सोचने, कार्य करने, भावनाओं को व्यक्त करने, वास्तविकता को मानने और दूसरे लोगों से संबंध रखने को प्रभावित करती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। याद हो जाएगी, चारों चीज़ें लिखनी है उसका। देखो, पहला व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता यानी कि थिंकिंग आ गई, दूसरा कार्य करने, ठीक है, तो अफेक्ट हो गया, और भावनाओं को व्यक्त करने तो इमोशन हो गया, वास्तविकता को मानने, दूसरे से संबंध रखने को हम प्रभावित करते हैं तो उसको बिहेवियर हो गया। तो ये चारों चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी डेफिनेशन में। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गई। ये कॉजेज पढ़ेंगे इसके। ठीक है। क्या लेंगे अपन यहाँ से, कॉजेज। कॉजेज क्या क्या होते हैं इसके। ठीक है। कॉजेज की बात करें अपन सिजोफ्रेनिया के, तो कॉजेज जो है, एग्जैक्ट कॉज इसका अज्ञात है, मतलब अभी आपको पता नहीं है, अननोन है, इसका एग्जैक्ट कॉज फिक्स हुआ नहीं। जैसे टीबी का होता है ना, टीबी का सबको पता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया, तो फिक्स है। ठीक है। कोरोना या कोविड डिजीज आई, उसका कोरोना वायरस फिक्स है। तो इसी प्रकार इसका कोई अभी तक खोज ऐसा फिक्स नहीं है कि जिसकी वजह से बीमारी हुई। सारे रिस्क फैक्टर हैं, हम कह सकते हैं क्या है, सारे रिस्क फैक्टर हैं। जब कोई चीज़ का 100% श्योर नहीं होता है तो उसको हम उसके रिस्क फैक्टर में जोड़ते हैं, क्योंकि वो रिस्क फैक्टर में जाते हैं। फिर भाई कोई चीज़ का 100% वो है कि इसकी वजह से हो रही है, रीजन हो रहा है, 100% रीजन है, तो ही वो क्या कहलाता है, कॉज कहलाता है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ हो रही है तो क्या कहलाएगी, रिस्क में आती है। फिर 100% अगर कोई चीज़ है तो ही हम क्या कहते हैं, उसको कॉज कहते हैं। किसी चीज़ की वजह अगर 100% कोई चीज़ बन रही है तो वो उसका एग्जैक्टली क्या है, कॉज है। अगर उससे 100 लोगों को में से अगर 99 हो रहा है, 58 हो रहा है, 95 हो रहा है, 50 हो रहा है, ये चांसेस जितने जितने कम होते जाएंगे वो क्या बनता जाएगा, रिस्क फैक्टर बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा, रिस्क फैक्टर बनता जाएगा, कॉज नहीं बनेगा, याद रखना। ठीक है। तो यहाँ पे हो गई अपनी क्लियर बात कि यहाँ के इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं। एग्जैक्ट कॉज इसका नाउन है। जैसे पहला है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, लो इकोनॉमिकल स्टेटस, यानी कि जिसकी व्यक्ति की आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर होती है या गरीब होते हैं, उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की बात करें अपन तो जेनेटिक्स में जो चांसेस होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि माता पिता से अपने बच्चों में, वो खतरा रहता है 10% तक। कितना रहता है, 10% तक खतरा रहता है। ठीक है। आप बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट है केमिकल लोचा या केमिकल गड़बड़ी। हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल होते हैं जो सिग्नल को जोड़ते हैं। ट्रांसमीटर ये क्या करते हैं, न्यूरॉन का ट्रांसमिट करते हैं। क्या करते हैं, न्यूरॉन्स आपको पता ही है, न्यूरॉन्स आप जानते हो हमारे ब्रेन का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स। तो वो न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। कौन करते हैं, यही। अब इसके अंदर क्या होता है, कई बार ये कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है, तो वहाँ पे फंक्शन व्यक्ति का डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सिग्नल बार जा रहे हैं, कम हो गए तो बिल्कुल जा ही नहीं रहा सिग्नल। तो व्यक्ति के अंदर कई बार जो फंक्शन होते हैं या फिजिकल एक्टिविटी होती है, मूवमेंट होती है, वो या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। तो इसके अंदर एक्साइटमेंट और वो देखने को मिलते हैं। स्टूपर, स्टूपर का मतलब होता है बिल्कुल कोमा जैसी स्थिति, सुन कुछ नहीं करेगा, एक पोजीशन में बैठा रहेगा।
और एक्साइटेड मतलब बहुत ज़्यादा तेज एक्टिविटी करने लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर डोपामीन देखो, पहला न्यूरोट्रांसमीटर है, वो बढ़ जाता है तो क्या होगा, व्यक्ति ओवर एक्टिविटी करेगा, एक्साइटमेंट ओवर हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। और भी हैं, जैसे बहुत सारे इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो कोई सा बढ़ जाएगा, कोई सा कम हो जाएगा, सीरोटोनिन, बहुत सारे हैं। तो उनसे क्या होगा, व्यक्ति के अंदर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट है आईक्यू का लेवल कम होना। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंसी क्यूशेंट, यानी कि बुद्धिमत्ता से उसकी बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता क्या हो जाती है, कम रहती है। उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो डिसीजन को फिर सॉल्व नहीं कर पाते, इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ये बीमारी उनको ज़्यादा होती है, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन की स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो। स्ट्रक्चर मतलब ब्रेन के अंदर कोई डिफेक्ट हो, या ट्यूमर हो गई हो, है ना, या कोई कैंसर हो गया हो, कुछ अंदर बॉडी के अंदर डिफेक्ट आया हो, चाहे वो कंजेनाइटल हो सकता है, या फिर बात कोई चोट लग गई हो जिस वजह से हुआ, उस वजह से भी आदमी सिजोफ्रेनिया हो जाता है। सिजोफ्रेनिया आपने देखा होगा, नॉर्मली पागल पागल हो गया, उसके गिर गया तो पागल हो गया, आत्मा चली गई, ये सारी आपने सुना होगा कहानियाँ। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो इस तरीके से है, ठीक है। मेडिकल में ये बीमारी बहुत सारी होती है। हम तो जनरली देखो, आपने देखा होगा कि लोग बस पागल कह देते थे कि भाई पागल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मेंटल डिसऑर्डर भी बहुत सारे प्रकार की होती हैं। वो पागल एक लक्षण है जो हर बीमारी में देखने को मिलता है, जिसको अपन पागलपन कहते हैं, वो एक साइन सिम्टम है, ठीक है। वो हर बीमारी में आपको देखने को मिलेगा मेंटल की, लगभग लगभग। अब बात करें इसके बाद, नेक्स्ट है कारण वायरल इन्फेक्शन। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो क्या होगा, उसके बच्चे को रिस्क रहती है किसकी, सिजोफ्रेनिया की। अगर वो प्रेग्नेंट है तो लेडीज़ को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेडीज़ अगर प्रेग्नेंट है, उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन उसके बच्चे को जब वो जन्म लेगा, वापस दुनिया में आएगा, तो उसको चांसेस बढ़ जाते हैं, 15 से 20% तक उसको चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई फीमेल लेडीज़ है तो इन्फेक्शन से बचाना है उसको, खासकर वायरल इन्फेक्शन से प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि उनको ये रिस्क बहुत बढ़ जाती है। तो ये इसके कारण हैं सिजोफ्रेनिया के। पहला अपन ने बताया था इसके अंदर से कि इसका व्यक्ति का लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस हो, यानी कि आर्थिक स्थिति कम जो उनको ज़्यादा होगी। जेनेटिक्स की बात करें तो माता पिता से बच्चों में होने के चांसेस होंगे। अगर माता पिता सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं, कोई भी माता हो या पिता हो, उनमें 10% उनके बच्चों में सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं। दूसरा है केमिकल्स, जिसमें डोपामीन का अगर लेवल बढ़ा हुआ है, इसको ज़्यादा देखा गया है, तो उससे क्या होता है, सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आईक्यू लेवल का अगर व्यक्ति में कम है आईक्यू लेवल, तो उसके अंदर भी चांसेस होते हैं सिजोफ्रेनिया होने के। इसके अलावा ब्रेन की स्ट्रक्चर में ही कोई फॉल्ट है, या कोई कमी है, या कोई ट्यूमर हो गई है, गांठ हो गई है, कैंसर हो गई है, तो उसके व्यक्ति के अंदर भी सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। और लास्ट है वायरल इन्फेक्शन। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला को वायरल इन्फेक्शन हो रहा है और तो उसके बच्चे में सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस इसके अंदर भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसके कॉजेज हो गए, हम कॉजेज कह सकते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि कॉजेज एक्सेक्ट तो है नहीं, तो रिस्पेक्टर कोई हम कॉजेज कहेंगे। अब बात करें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसका, क्या है, क्लासिफिकेशन। कई बच्चों को यहाँ पे ही प्रॉब्लम आती है, मेनली क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि क्लासिफिकेशन याद नहीं होता है, क्रम भूल जाते हैं, ठीक है। और इसमें पूछा भी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। अब बात करें क्लासिफिकेशन की, तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है, वो है PSC UPRS, अभी बताऊंगा आपको कैसे इस्तेमाल करना है। अब आपने देखा होगा मेंटल डिसऑर्डर में, ठीक है, इसके अंदर 2 तरह की क्लासिफिकेशन दिए गए थे, सारी मेंटल डिसऑर्डर को बांटा गया था जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसमें। तो उसके अंदर पहला जो रहता है ICD-10 रहता है। कौन सा रहता है, ICD-10 क्लासिफिकेशन, ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ठीक है। तो इसके अंदर जो है WHO ने बात करें तो टोटल F0 से लेके F99 तक, 99 तक सारी मेंटल डिसऑर्डर को इस ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है, F99 तक बांटा गया है। अब बात करें सिजोफ्रेनिया की। सिजोफ्रेनिया मैंने बताया चूँकि एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, बहुत बड़ी डिजीज़ है, ग्रुप में होती है डिजीज़, इसीलिए इसमें थोड़ा सा एरिया ज़्यादा लेती है। तो इसका जो बात करें सिजोफ्रेनिया की, वो F20 से लेके F29 तक इसके अंदर आती है,
किसके F20 से लेके F29 तक इसके अंदर देखने को मिलती हैं। अब बात करें इसमें, तो मैंने इसके लिए F20 और 29 के लिए बना के दिए थे। ऐप आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर टोटल कितने टाइप हो गए, 10। कितने हो गए, 9-10 हो गए, है ना, जीरो भी रहती है तो 10 हो गए टोटल। कितने हो गए, 10। अब देखो, लिखो पहले F20 पूरी लिख लो 10 बार। अब लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपको लिख लेना है, ठीक है। F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4 ऐसे करके आपको यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। ये F9 तक ये सारे लिख लेना है आपको। अब बात करें, इसके बाद आपको ये ट्रिक काम आएगी, PSC। शुरू से अपन लिखेंगे PHC, मैंने लिखा P, है ना, फिर मैंने लिखा H, फिर लिखा C, ये हो गई PSC। कहाँ की PSC है, यूपी की, तो UP, ठीक है। अब हम कहाँ के हैं, राजस्थान स्टेट के। कहाँ के हैं, राजस्थान स्टेट के। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। तो 6 तो यहाँ पे 0 से लेकर 6 तक तो हो गए, अब 3 बचे, तो ये आपको ऐसे ही लिखने हैं। 7वां जो रहता है वो एब्सेंट रहता है, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। और 8वें में अदर्स जो टाइप्स आती हैं, और 9वें में स्पेसिफिक्स जो टाइप आती हैं, ये 2 आपको थोड़ा याद रखना है। तो ये कुल मिला के 10 इसके अंदर ग्रुप हैं, जिसमें से एक एब्सेंट है तो 9 रहते हैं, ठीक है। अब बात करें, इसके नाम पे ही अपने को इसकी क्लासिफिकेशन देना है। जैसे P है तो P फॉर पैरानॉइड, ठीक है, पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। H फॉर हैप्पीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया। C फॉर कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया, ये PSC का हो गया। यूपी में अनडिफरेंशिएट, U फॉर, है ना, पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन, ये आ गई P पे। अब RS में रेजिडुअल, R से, और S से सिंपल सीजोफ्रेनिया। तो ये सीजोफ्रेनिया के टाइप्स हैं, बहुत सिंपल वे में है। मैंने आपको ट्रिक भी दे दी है इसकी कि PSC, UP और हम राजस्थान स्टेट से हैं तो RS। तो ये चीज़ ट्रिक आपको दिमाग में याद रखनी है, क्लियर है। ये जब आप याद रखोगे तो ये आपको लिखना आसान हो जाएगा। ये 2 जरूर आपको, अदर और अनस्पेसिफिक, ये आपको लिख देना है। ऐसे क्रम बनाओ, ऐसे सारणी बना के। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं कई बार कि कैटाटोनिक है वो कौन सी में आती है, मतलब कौन सा ग्रुप है, तो वो दे देगा F20.1, F20.2, F20.3, F20.4। आपको लिखना है कौन सी में आएगी कैटाटोनिक, F20.2। तो ऐसे पूछ लेता है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको तो आप ही पूरी सारणी बना लो पहले एक बार। क्या बना लो, सारणी। फिर आप सारणी बनाओगे ना तो अपने आप को, ऐसे मैंने कैटाटोनिक पूछा तो कैटाटोनिक आप लिख दो। क्वेश्चन आया है तो पीछे आप उसकी सारणी बना सकते हो। आपको रफ क्वेश्चन दिया जाता है या रफ पेपर दिया जाता है, कहाँ पे, एग्जाम जब आप देने जाते हो वहाँ पे आपको एक पेपर देगा, एक पेंसिल भी देगा आपको, उससे लिख के आपको वो यूज करना है। तो यहाँ पर वो सारणी बना लो, बस सारणी बनाने से फिर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। ये दिमाग में आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अपन पढ़ेंगे एक एक करके सारे इसके क्लासिफिकेशन। पहला अपन पढ़ते हैं इसमें पैरानॉइड, पैरानॉइड टाइप्स सीजोफ्रेनिया। तो पैरानॉइड जो टाइप्स होता है सीजोफ्रेनिया, बात करें अपन तो पैरानॉइड भी वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक, जिसका अर्थ होता है फॉल्स आइडिया। क्या होता है पैरानॉइड का मतलब, फॉल्स आइडिया, यानी कि व्यक्ति को इसके अंदर ज़्यादातर जो देखने को मिलेगा वो आइडिया, यानी कि हमारे विचार में गलत विचार आने यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे, या बात करें फॉल्ट मिलेगा विचारों में, उसके विचार क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आमतौर पर इसमें क्या देखने को मिलता है, झूठी मान्यता यानी कि हेलुसिनेशन, और भ्रम देखने को मिलता है। भ्रम मतलब डिल्यूजन। ये देखो मैंने बताता हूँ आपको, 2 चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेंगी। पहली तो मिलेगी हेलुसिनेशन, और दूसरा मिलेगा डिल्यूजन। अब आपने पढ़ा होगा हेलुसिनेशन के बारे में, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ है नहीं और वो चीज़ महसूस हो रही है, यानी कि कोई चीज़ है नहीं और वो महसूस हो रही है, तो इसको बोलते हैं अपन फॉल्स परसेप्शन। क्या बोलेंगे, फॉल्स परसेप्शन, यानी कि वो चीज़ है नहीं, वो आपको महसूस हो रही है, तो फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन का मतलब होता है हेलुसिनेशन, ठीक है। महसूस हो रही है आपको, वो है नहीं वहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको वो महसूस हो रही है, चाहे वो दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, हेलुसिनेशन कहलाएगी। तो इसमें मेन देखने को पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। वो कौन सा प्रकार का मिलता है वो भी आपको याद रखना है। हियरिंग टाइप का, हमको यहाँ को व्यक्ति क्या होती है, या पेशेंट को गलत आवाज़ें जो है नहीं वो आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है। आपको नहीं देंगी, सिर्फ उसी को वो आवाज़ें सुनाई देंगी। वो कहेगा भाई साहब मेरे को भूत दिख रहा है,
या मेरे को भूत की आवाज़ें सुनाई दे रही है, वहाँ पे कोई चुड़ैल रो रही है, ऐसी बातें करेगा पेशेंट। वहाँ पे गाना चल रहा है ना, वहाँ पे टीवी का रेडियो चल रहा है या कुछ भी, आप वहाँ पे उसको आवाज़ें सुनाई देंगी, लेकिन एग्जैक्ट में वहाँ पे कोई आवाज़ होती नहीं है। वो उसका क्या होता है, एक प्रकार का गलत परसेप्शन होता है, उसको गलत सिग्नल मिलता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में वो ऐसा होता नहीं है। दूसरा है इसके अंदर डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स आइडिया। क्या होता है, फॉल्स आइडिया। इसी का मतलब होता है फॉल्स आइडिया, यानी कि उसके अंदर दिमाग में गलत विचार आएंगे। क्या आएंगे, गलत विचार आएंगे, ठीक है। गलत विचार का मतलब वो गलत सोच बन जाएगी उसकी, ठीक है। वो कुछ भी सोच सकता है कि भाई इसमें जहर है, ये व्यक्ति सही नहीं है, ये मेरे को बदनाम कर रहा है। कई प्रकार के आपने डिल्यूजन पढ़े होंगे, उनमें से इसमें जो ज़्यादा देखने को मिलता है वो पर्सिक्यूशन प्रकार का डिल्यूजन देखने को मिलेगा। ये भी आपको याद रखना, पर्सिक्यूशन प्रकार का डिल्यूजन ही ज़्यादा देखने को मिलता है। सिजोफ्रेनिया की बात करें पैरानॉइड में, तो ये आपको दिमाग में याद रखना है। पर्सिक्यूशन का मतलब होता है सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा से संबंधित। किससे संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, ठीक है। सुरक्षा से संबंधित प्रकार का इसमें देखने मिलेगा, यानी कि उसको दिमाग में रहेगा कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है तो मुझे मारने का, आप दवाई दोगे इससे तो मैं मर जाऊंगा, इसमें तो जहर होता है, ये दवाई में, ये दवाई मत दो मेरे को, ठीक है। वो अपने अटेंडेंट से या अपने जो भी रिलेटिव्स है उससे मना करेगा, मैं नहीं खाऊंगा ये दवाई, ये मेरे को मारना चाहता है। ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में आएगी, ये मेरे को गिराना चाहता है, ये मेरे को गोली मारेगा, ये मेरे को चाकू मार रहा है, कुछ भी वो बोल सकता है उसकी सुरक्षा से लेकर, मैं मर जाऊँगा, ये खाना खाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, ऐसी बातें वो बोलेगा, ठीक है। तो इसमें डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन देखने को मिलता है, यानी कि उसको सुरक्षा की वो रहती है, डर रहता है सुरक्षा का कि भाई मेरे को कोई मार ना दे, इसलिए इसको अपन गलत विचार आते हैं सुरक्षा के बारे में। अब बात करें इसकी पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया की, तो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है जो अन्य प्रकार के सिजोफ्रेनिया की तुलना में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और बाकी की जो टाइप्स हैं उन टाइप में सबसे ज़्यादा पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया ही देखने को मिलेगा। अब बात करें इसकी जो शुरुआत होती है, ऑनसेट जो होता है वो स्लोली होता है, धीरे धीरे ये बीमारी फैलती है, लेकिन इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, इसको अपन ठीक कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि इसका ट्रीटमेंट से, ट्रीटमेंट मतलब ये बीमारी जो है वो ठीक होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो बीमारी है बिल्कुल अच्छी बीमारी है, मतलब इसको अपन ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है, ठीक है। इसका इलाज अगर लेते हैं टाइम पे तो ये बीमारी ठीक हो जाती है, और इसका प्रभावी जो ट्रीटमेंट है वो है ECT, यानी कि करंट देना, करंट ECT है ना। तो ECT इसमें इम्पोर्टेंट है, अपन थेरेपी पढ़ाएंगे, साइकोथेरेपी उसमें देखने को मिलेगी एक ECT जिसमें करंट दिया जाता है, कितने वोल्ट का होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे अपन। अभी तो सिर्फ इतना रख लो कि ECT इसमें ट्रीटमेंट प्रभावी माना जाता है, ये आपको दिमाग में रखना है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन उठ हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड नंबर का है हैबीफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, PSC से S फॉर हैबीफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, इसको एक और नाम दिया गया है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब आप बता देता हूँ आपको। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है हमारे समाज में, सोसाइटी में कुछ नियम कानून हैं, ठीक है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम क्या है, ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। क्या है, ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। अगर उन नियम कानूनों को हम फॉलो नहीं करके तो हम कहलाएंगे डिसऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जैसे समाज में रह रहे हैं तो कुछ नियम कानून है समाज के, उनको फॉलो करना होता है। जैसे कपड़े पहनना हो तो सब कपड़ों के अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं, रात के अलग कपड़े होते हैं, दिन के अलग कपड़े होते हैं, आदमी के अलग कपड़े होते हैं, मर्द के अलग कपड़े होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं, बूढ़ों के अलग होते हैं, जवान के अलग कपड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रोफेशन में भी अलग होते हैं, डॉक्टर के कपड़े अलग होते हैं, बात करें इंजीनियर के कपड़े अलग होते हैं, पुलिस के कपड़े अलग होते हैं। तो सब हर व्यक्ति के अंदर लाइफ स्टाइल हो गया, रहन सहन हो गया, ये सब कुछ क्या होता है, हमने फिक्स कर रखा है कि इसका ये होता है। शादी में ऐसे कपड़े पहनते हैं, मर जाता है कोई ऐसे धर्म करते हैं, एक धर्म में अलग कपड़े पहनते हैं, दूसरे धर्म के अलग कपड़े पहनते हैं। तो सबका एक वेशभूषा होता है, रहन सहन होता है, वो उसको लोग उसी के हिसाब से जिस समाज में रहता है फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो डिसऑर्गेनाइज हो गया, उसका कोई नियम कानून नहीं है, कोई पहनने का कोई नहीं है, खाने पीने का कुछ नहीं है, ठीक है। उसको जो मर्जी है वो खा रहा है, जो खाने की चीज़ भी नहीं है उसको खा रहा है, ठीक है। कपड़े पहनने का कोई सेंस नहीं है, गंदे कपड़े पहन रहा है, औरतों के कपड़े पहन रहा है, कुछ भी लिपस्टिक लगा रहा है, ठीक है। तो वो उसको कोई
ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो डिसऑर्गेनाइज हो गया। इसमें यही लक्षण देखने को मिलेंगे कि व्यक्ति जो होगा, और एक वो रहता है कि ऑफिस जाएगा, घर आएगा, गार्डन घूमेगा, एक फिक्स जगह होती है, एक फिक्स टाइम होता है, लेकिन इसका कोई टाइम नहीं है। कभी भी घर चला जाएगा, कभी भी कहीं भी घूमता फिरता मिलेगा, कभी ऑफिस में, कभी इधर मिल रहा है, कभी उधर मिल रहा है, मतलब वो भटकता रहता है व्यक्ति इसमें, ठीक है। और व्यवहार भी उसका बदल जाता है, व्यवहार उसका बचकाना हो जाता है, बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाएगा। ज़बान का व्यवहार अलग होता है, सिस्टम से रहता है, लेकिन वो बच्चों जैसी हरकतें करेगा, मिट्टी से खेल रहा है, पत्थर मार रहा है, पागलों की तरह एक जगह बैठा ही रह रहा है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। जीवन शैली उसकी गड़बड़ हो जाएगी, मतलब उससे खाने पीने की कोई तमीज़ नहीं रहेगी, कपड़े पहनने का भी कोई सेंस नहीं रहेगा। वो कोई से भी कपड़े पहनेगा, फटे पुराने गंदे हो रहे हैं, या कई बार कपड़े निकाल के फेंक भी देता है वो। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी हेलुसिनेशन और डिल्यूजन देखने को मिलता है, लेकिन कम देखने को मिलता है। क्या मिलता है? कम देखने को मिलता है, ठीक है। इसके जो व्यक्ति के विचार होते हैं, भाषण होते हैं, व्यवहार होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो अनुचित होते हैं समाज के लिए, वो समझ में नहीं आते हैं, वो अपनी समझ से बाहर होते हैं। अब बात करें इस बीमारी की, या इस टाइप की बीमारी की, सिज़ोफ्रेनिया की, हेमीफ्रेनिक सिज़ोफ्रेनिया की, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो धीमे-धीमे होती है, ठीक है। और इसका प्रोग्नोसिस जो होगा वो अ, बेकार होता है। क्या होता है? पुअर होता है। पुअर का मतलब अच्छा नहीं होता है। इसका इलाज बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसका इलाज बहुत कम हो पाता है, क्योंकि व्यक्ति अब डिसऑर्गेनाइज है, और डिसऑर्गेनाइज अगर हो गया है, सोसाइटी के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। हम उसको घर में या सोसाइटी में नहीं रख सकते, इसको मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है, तो और उसका ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसमें जो थेरेपी देंगे अपन, इफ़ेक्टिव जो थेरेपी है वो रहेगी सीबीटी, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें दी जाती है, ठीक है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये थेरेपी में उसके अपन बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, उस लोगों को मिलाया जाता है जहाँ पे ये पेशेंट रिकवर कर रहे हैं इस बीमारी से, उस जगह पे रखा जाता है। यानी कि वो चीज़ जगह हो सकती है हॉस्पिटल, वहाँ उससे मिलाया जाता है, वहाँ रखा जाता है, ताकि उसको रिकवर हो सके। लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं रिकवर करने के, बीमारी अगर इस टाइप की हो गई है तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा टाइप्स है कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक में देखा गया है, कैटाटोन, टोन का मतलब है मसल से, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, कैटाटोनिक में मांसपेशियों की टोन जो है वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? मांसपेशियों की टोन गड़बड़ हो जाती है। तो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है, तो किसी की अधिकता हो जाती है। जैसे डोपामीन बढ़ गया है तो वो कैसे होगा? ओवर एक्साइटमेंट में हो जाएगा। और अगर व्यक्ति के अंदर दूसरे केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाएगी, तो वो स्टूपर पहुंच जाएगा। स्टूपर मैंने बताया एक कोमा जैसी अवस्था होती है, मतलब व्यक्ति एक ही अवस्था में रहेगा। कैसे में रहेगा? एक ही अवस्था में। तो स्टूपर देखो, लंबे समय तक अगर एक ही स्थिति में रहता है, और व्यक्ति को अगर आप पेन भी करोगे, दर्द भी दोगे, तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको रिएक्ट नहीं करेगा। आप उसके सुई चुभाओ, काँटा चुभाओ, वो एक पोजीशन में आ गया तो वहीं रहेगा वो, ठीक है, उसी में रहेगा। अगर सो गया तो सोता ही रहेगा। आप कुछ भी चाहो, कोमा वाले पेशेंट को चुभाओगे तो बोलता है क्या? नहीं बोलता। ऐसे ही ये भी पेशेंट कोमा लायक ही हो जाता है, बैठा-बैठा रहेगा, लेकिन ख़्यालों में इतना घुआ रहेगा, डूबा रहेगा कि आप उसकी सुई चुभाओ, काँटा चुभाओ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओवर एक्साइटमेंट दूसरा इसके अंदर जो लक्षण देखने को मिलता है, उसमें व्यक्ति के अंदर कई बार डोपामाइन बढ़ जाता है, तो उसके अंदर उत्तेजना तेज़ हो जाती हैं। जैसे वो किसी चीज़ों को फेंकने लग जाए, तोड़-फोड़ करेगा, वायलेंट हो जाएगा, अपने आप को नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है, खुद कपड़े फाड़ने लग जाएगा, वस्तुएँ फेंकने लग जाएगा, और कई बार कपड़े फेंकते-फेंकते पूरे कपड़े फेंक देता है, नंगा भी हो जाता है, तो वो नग्न हो जाता है। इसमें ही ये लक्षण देखने को मिलता है आपको कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया में, ठीक है। अब बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत बहुत तेज़ी से होती है, ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर पर डिपेंड होती है, तो न्यूरोट्रांसमीटर बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। इसलिए इसमें जो प्रभावी ट्रीटमेंट होगा वो होगा ईसीटी, यानी कि अपन इसको करंट देंगे, ठीक है। करंट देने से ये व्यक्ति ठीक हो जाता है। अब कितना दिया जाता है वो अपन थेरेपी में पढ़ेंगे आगे। हाँ, बिल्कुल साइकोथेरेपी पढ़ेंगे, उसके अंदर हैं ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं, फोर्थ है अनडिफरेंशिएट सिज़ोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएट का देखो नाम से ही मतलब आ रहा है। अनडिफरेंशिएट मतलब इसमें आप डिफरेंट नहीं कर पाओगे कि कौन सा सिज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड है, एपिनॉइड है, हेमिफ्रेनिक है, या डिसऑर्गेनाइज है, कौन सा है ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। कैटाटोनिक है, इसमें सबके लक्षण मिक्स होते हैं, इसलिए कि इसको अनडिफरेंशिएट सिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। इसमें आपको पेशेंट जो होता है कई सारे लक्षण शो करता है, कभी कैटाटोनिक के शो करेगा, कभी पैरानॉइड के शो करेगा, कभी हेमिफ्रेनिक के शो करेगा, कभी रेजिडुअल के, या कभी सैंपल के, कोई सा भी लक्षण इसमें
शो कर सकता है। इसमें अपन पता नहीं लगा सकते कि ये कौन सा, इसलिए इसको अलग से नाम दिया है अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है अब इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, सिजोफ्रेनिया यानी सिजोफ्रेनिया हो चुका है, डिप्रेशन मतलब उसको अवसाद हुआ है, डिप्रेशन। तो इसमें देखो सिजोफ्रेनिया एक बार व्यक्ति को हो गया है, उसके बाद पेशेंट को लगता है कि कौन सी बीमारी उसको हो चुकी है, यानी कि सिजोफ्रेनिया हुआ। सिजोफ्रेनिया होने के बाद क्या हो गया कि वो वापस सिजोफ्रेनिया फिर से हो गया, उसको क्या हो गया, फिर से हो गया। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो है वो दिमाग में गलत थॉट आ जाता है कि भाई इसको जो बीमारी मेरे को हो गई, न जाने कौन सी बीमारी अभी ठीक ही नहीं हो रही, क्योंकि वो बीमारी रीऑकर हो रही है, वापस हो रही है उसको। तो एक तो इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, दूसरा बात करें कि पेशेंट परेशान हो जाता है, दोबारा से हो गई तो बोला पूरा ट्रीटमेंट वापस लेना पड़ता है। तो उसके दिमाग में वो डिप्रेशन में चला जाता है कि भाई ये बीमारी कौन सी है, मैं इतना 6 महीने तक ट्रीटमेंट लिया और अभी भी ठीक नहीं हुई, है ना। इसका मतलब मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज ही नहीं है डॉक्टरों के पास। तो वो पेशेंट के अंदर डिप्रेशन आ जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए इसको एक और इसके अंदर मेन लक्षण देखने को मिलता है, वो आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके अंदर जब वो डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में आपको मेन लक्षण देखने को मिलता है सुसाइडल टेंडेंसी, मतलब उसके मरने के ख्याल आते हैं कि भाई अब मेरा तो कोई इलाज ही नहीं है, तो मैं तो मर ही जाता हूँ, मेरा इलाज हो ही नहीं रहा है। तो ऐसी सोच उसके अंदर दिमाग में आ जाती है, सुसाइडल टेंडेंसी की देखने को मिलती है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पोस्ट सिजोफ्रेनिया समझ में आ गया, सिजोफ्रेनिया हो गया है उसको, ठीक है। उसके बाद दोबारा उसके कुछ लक्षण दिखाई दिए हैं, कुछ देर के लिए फिर हो गया है, तो वो पेशेंट डिप्रेशन में आ जाता है। ठीक है, और डिप्रेशन में ज़्यादातर देखने को मिलता है सुसाइडल टेंडेंसी। वो इतना डिप्रेशन में हो जाता है कि वो अपने आप को मारना चाहता है कि भाई मुझे तो मरना ही अच्छा है, इलाज हो ही नहीं रहा, क्या फ़ायदा ऐसे मरना, ऐसे तड़प तड़प के मरने से बढ़िया एक बार ही मर जाता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। रेजिडुअल का मतलब होता है, देखो रेजिडुअल मतलब रह रहा है, रहने का मतलब यहाँ पे है कि इसके अंदर जो पेशेंट को सिजोफ्रेनिया हुआ है वो क्रॉनिक प्रकार का हुआ है। कौन सा हुआ है? क्रॉनिक प्रकार का, इसलिए को क्रॉनिक रूप भी कहा जाता है सिजोफ्रेनिया का। इसमें क्या होता है, क्रॉनिक लंबे समय तक रहता है पेशेंट को, है ना। लेकिन इसके लक्षण जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लक्षण कम हो जाते हैं। इसके लक्षण थोड़े हल्के रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? हल्के लक्षण होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एपिसोड आते हैं इस बीमारी के, जो एपिसोड का मतलब जब भी दौरे आएंगे इस बीमारी के, उसमें लक्षण जो रहेंगे वो क्या होंगे? तेज़ नहीं होंगे, हल्के लक्षण रहेंगे। जब भी आएगी ये बीमारी की, बीच बीच में झटके आते हैं बीमारी के, जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो हल्के रहते हैं। लेकिन वो बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है, वो सालों तक इसका ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर व्यक्ति को सोशल रिकवरी हो जाती है, मतलब सामाजिक का जो व्यवहार था वो व्यक्ति का वापस आ जाता है। समाज से जो व्यवहार करना होता है, इसका जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो स्टेबल हो जाता है। तो वो व्यक्ति आसानी से समाज में, घर परिवार में रह सकता है। ये आपको देखने को मिलता है। तो इसमें सोशल रिकवरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अपन कि इसका ग्रेजुएशन कैसे होगा, मतलब ये बीमारी धीरे फैलेगी या तेज़ फैलेगी। तो ये बीमारी भी धीरे धीरे ही फैलती है और ख़तरनाक होती नहीं है। तो इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा? गुड होगा, ये आराम से ठीक हो जाती है। ठीक है, तो आगे का अपन जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके और टाइप्स वगैरह हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।